Good evening, my dear students. तो लास्ट क्लास में लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बहुत सारा होमवर्क दिए थे 3 क्वेश्चंस आप लोगों को, ठीक है। पहले उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे आपको कि H2CO3 और साथ में अगर इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे, इसको अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस वाटर बनेगा। ये रिएक्शन का हम लोग NaHCO3 प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। H2CO3 प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा, NaHCO3 प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर एक्सेस में बेस होगा हमारे पास में तो वो फर्दर ये भी एक एसिड की तरह काम करेगा और ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो NaHCO3 प्लस अगर NaOH फर्दर हमारे पास में बच जाएगा तो ये रिएक्शन करके Na2CO3 प्लस क्या बना देगा, वाटर बनाएगा। ऐसा ही हो रहा था। तो सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें 1 मोल था NaOH और 1 मोल था H2CO3। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे। तो हम बता रहे सबसे पहले फर्स्ट वाला रिएक्शन करो तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो क्या होगा 1 मोल 1 मोल। तो ये 1 मोल अगर H प्लस देगा तो इसका 1 मोल OH माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल बनेगा। ये 0 0 ये 1 मोल। तो इस केस में केवल क्या होगा, NaHCO3 जो कितना होगा 1 मोल होगा। तो ये क्या है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट था। ये क्या था, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट था। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का कैसे पीएच निकालेंगे, तो सिंस ये HCO3 माइनस है, ये दो काम कर सकता है। एक H प्लस लेगा तो H2CO3 और H प्लस देगा तो CO3 2 माइनस, इसलिए Ka1 इस पे Ka2। तो pH एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, pKa1 प्लस pKa2 बाई 2, pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। ये ऑलरेडी कल क्लास में कर चुके थे हम। ये ऐसी हवा दे रहा है मेरे भाई, किसी फैन ऑन हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाला पार्ट को करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या चीज था, 1 मोल H2CO3 था और 0.5 मोल्स NaOH था, ठीक है। 0.5 मोल NaOH था, ठीक है। यही था मेरा कंटेनर में, ठीक है। तो माय डियर अब क्या होगा, फिर से यही वाला रिएक्शन देखेंगे। तो पहले तो NaOH एक्सेस में होगा तभी ये सेकंड वाला रिएक्शन हो पाएगा। तो इस बार मेरा कंटेनर में क्या है, आप तो रिएक्शन वापस से लिखेंगे, हम तो नहीं लिखेंगे, आप लोग उसको वापस से लिखेंगे, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारे पास में 1 मोल है और ये 0.5 मोल्स है। इस सेकंड वाले के लिए हम कर रहे हैं, सेकंड वाले के लिए कर रहे हैं। तो सिंस ये कितना मैक्सिमम दे सकता है OH माइनस 0.5 मोल्स दे सकता है, तो इसका मतलब ये कितना H प्लस लेना चाहिए 0.5। तो ये कितना बच जाएगा, 0.5 मोल्स बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितना बनेगा 0.5 मोल्स। इसका मतलब आपके पास में कंटेनर में क्या क्या बच गया सेकंड वाले में, तो आपके पास में एक H2CO3 और सेकंड आपको NaHCO3 बच गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक
क्या हो जाएगा, एसिड है, और इसके सामने ये क्या है, सॉल्ट है। ये किस कैटेगरी में जाता हुआ दिख रहा है, बफर। नहीं मेरे भाई, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये बफर है, पॉलीप्रोटिक एसिड का बफर। यहाँ पर पीएच, पीके किसका लिखना पड़ता है, एसिड का, तो H2CO3 का H+ निकलेगा। इसका मतलब इसका पीके कौन सा लिखेंगे, 1। लिख पाया था कोई, जिसका सही हुआ वो बताइए यहाँ पे। सॉल्ट अपॉन एसिड, जो लोग ऑनलाइन में भी कर रहे हैं वो लिख बताइए। तो सॉल्ट ये है, लिख तो दिए ऊपर में, सॉल्ट उसका कंसंट्रेशन होगा और एसिड का कंसंट्रेशन होगा। जिसका सही हुआ होगा ऑनलाइन में भी वो लिखे, सर मेरा सही हुआ था। कितना लोग आप लोग में, 4 लोग का सही होगा, वेरी गुड। कोई बेशरम लोग तो बनाया ही नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। थर्ड नंबर बात करें, 1 मोल H2CO3 का, किसी को कोई डाउट होगा तो भी पूछ लीजिएगा। 1 मोल H2CO3 का और 1.5 मोल NaOH है ना। इस पर NaOH ज्यादा हो गया, इसका मतलब सेकंड वाला रिएक्शन भी होगा, सेकंड वाला रिएक्शन भी करवाइए, ठीक है, सेकंड वाला रिएक्शन भी हम कराएंगे। तो आप लोग इसके नीचे पे लिखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंस ये मेरे पास में 1 मोल है, इसका 1.5 मोल है, इनिशियली ये 0 है, तो सिंस ये कितना OH माइनस दे सकता है, 1.5, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अभी 1 H+ कितना दे सकता है, 1 मोल, 1 मोल दे पाएगा मेरे को, तो ये 1 मोल पूरा देगा, लेकिन ये तो बच जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे भाई, 0.5 मोल, क्योंकि हम पहले H2CO3 से NaHCO3 बना रहे हैं, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये कितना बन जाएगा, 1 मोल। मेरे पास में बेस भी है, एसिड भी है, फिर से रिएक्शन होगा, तो NaHCO3 यानी अब सेकंड रिएक्शन भी होगा, NaOH, और यहाँ पे क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस पानी, कितना मोल्स बना हमारे पास में, 1 मोल। NaOH कितना बचा हुआ है, 0.5 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कितना OH माइनस दे सकता है, 0.5। अब ये कितना मैक्सिमम H+ दे सकता है, 0.5 दे पाएगा, इसका मतलब ये 0.5 मोल बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 0.5 मोल। ये भी बफर में जा रहा है, लेकिन इस पर सॉल्ट और एसिड बदला हुआ है, यानी आपको NaHCO3 कौन पर बच गया, NaHCO3 यहाँ वाला तो 0 हो गया, नहीं सॉरी, कितना बच गया फाइनली, 0.5 मोल, और कौन बच गया, Na2CO3, कितना बच गया माय डियर स्टूडेंट, जो भी बचा होगा लिख लीजिए, यही दोनों बचा है ना, फाइनली यही दोनों बचा है। तो इसके सामने ये सॉल्ट है, ये तो एसिड की तरह काम करेगा, ये एसिड और ये सॉल्ट, लेकिन इस बार एसिड कौन सा H+ देगा, सेकंड वाला, इसका मतलब फॉर्मूला में क्या आएगा, pKa2 log सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट कौन है, Na2CO3 डिवाइडेड बाय NaHCO3, ये आएगा NaHCO3, ठीक है। किसी का मैच किया आंसर, वेरी गुड, दोनों का बहुत अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन में भी कुछ लोग का तो कर ही रहा होगा, शायद राहुल का मत बता रहा है कि यस मेरा सही हुआ, वेरी गुड राहुल, ठीक है। राहुल आजकल पढ़ रहा है जबरदस्त तरीके से। एक और पार्ट दिए थे, जिसमें 2 मोल्स NaOH का, 2 मोल्स NaOH का। तो चैप्टर आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, आसान या मुश्किल या मॉडरेट, चलता है ऐसा चैप्टर्स। चलो सिंस आपको अब हम 4th नंबर पार्ट जो था, 1 मोल H2CO3 था और 2 मोल्स NaOH दिए थे, 2 मोल्स NaOH दिए थे, तो कुछ नहीं करना है राइडिएशन, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मोल आ गया NaOH,
ये कितना OH माइनस दे सकता है? ये तो अभी एक ही H प्लस देगा इसके लिए, 1 मोल H प्लस उसके लिए कितना रिएक्ट करेगा? 1 मोल, तो 1 मोल बच जाएगा, ये 1 मोल बनेगा। मेरे पास NaHCO3 कितना मोल्स आ गया? 1 मोल आ गया। NaOH कितना बचा हुआ है? 1 मोल। ये अब OH माइनस कितना देगा? 1 मोल। ये H प्लस कितना देगा? 1 मोल। तो ये 0 0 हो जाएगा और फाइनली क्या बन गया? मल्टीवैलेंट कैटायन आनायन। यहाँ पर ये आपको Na2CO3 केवल बचा है, ये मल्टीवैलेंट कैटायन आनायन की कैटेगरी पे जाएगा। किस कैटेगरी पे जाएगा? मल्टीवैलेंट कैटायन आनायन। बातें समझ में आई? मल्टीवैलेंट कैटायन आनायन की कैटेगरी पे जाएगा। ठीक है, समझ आ गया मेरे भाई? कॉन्सेप्ट पे क्लियर भी हो गया। बहुत टाइप का हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग बनाओ इंडिकेटर्स। हम पहले ही बोले थे इस चैप्टर के अंदर में कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, लाइक सबसे पहले पीएच कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो पीएच निकालने के लिए हम लोग सीखे, ठीक है। फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर में एक पार्ट पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स होगा। पीएच ही निकालने का मतलब, हाँ मेनली तो देखो कितना सारा पीएच आती है और अभी पीएच खत्म नहीं हुआ, अभी भी पीएच निकाल रहे हैं, लेकिन वो इंडिकेटर्स करेंगे यूज, ये सब कुछ करके उनका का पीएच निकालेंगे, ठीक है। तो और तीसरा पार्ट एक लास्ट है सॉल्युबिलिटी के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पर पीएच नहीं निकालना। तो आई होप आज, और ऐसा लगता है एक लेक्चर और रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ स्विच करेंगे, एक दिन और मन करेगा तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बना लिया इंडिकेटर्स, इंडिकेटर। अब मेरा मंडे को आप लोग के साथ क्लासेस के बाद इंडिकेटर्स, तो सवाल है इंडिकेटर्स हम लोग घर में भी लगाते हैं, सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा रहता है ना मेरे भाई, लाल लाल जलता है, देखिए वो क्या बताता है हमको, लाइन है कि नहीं, है ना। तो इंडिकेटर्स का काम होता है हमें इंडिकेट कर देना। तो यहाँ पर हमारा जो भी इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सिंस हम लोग जब टाइट्रेशन पढ़े थे तो वहां पर भी कुछ नाम लाए थे, फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज का नाम लाए थे इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर पे, ठीक है। इसके अलावा और भी जगह पे हम लोग लाए, ये सबका नाम दूसरे फॉर्मेट में लाए थे। जैसे हम लोग टाइट्रेशन कहाँ पे पढ़े थे, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पे भी पढ़े थे टाइट्रेशन, याद आया। फिर हम लोग यहाँ पर भी टाइट्रेशन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक होता है टाइट्रेशन। तो इंडिकेटर्स क्या काम करता है मेरे भाई, ये एंड पॉइंट पे कलर को चेंज करता है। क्या करता है मेरे भाई, चेंजेस कलर एट एंड पॉइंट, चेंजेस कलर एट एंड पॉइंट। टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे क्या करता है, कलर को चेंज कर, ये ऑलरेडी लिखे है। तो अगर हम कभी भी बोले ना कि इंडिकेटर क्या काम करता है, तुम्हारे माइंड में एक ही लाइन आना चाहिए, ये चेंज करता है कलर टाइट्रेशन के एंड पॉइंट। अब तुम बोल सकते एंड पॉइंट क्या होता है, तो ये एंड पॉइंट का मतलब होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। दरअसल जब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो उस टाइम ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंस पॉइंट के पास नहीं होता है, नियर बाय इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, ठीक है, ये नियर टू इक्विवेलेंस पॉइंट। अब तुम इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जहां पर मोल्स बैलेंस हो जाता है या फिर बैलेंस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। ये लाइंस आपके माइंड में तुरंत आ जाती है, इक्विवेलेंस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, आया बात समझ में। तो इंडिकेटर्स वो है जो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन में कलर चेंज करता है, रंग बदलता है।
पीछे वाले बोल रहे हम भी बदलते, मतलब वो रंग बदलने के बाद नहीं हो रहा है। और वो एंड पॉइंट कहां पर होता है, वो नियर बाई इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पर इक्विवेलेंस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो लिखो एक लाइन। अब सवाल है कि हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम में कैसा इंडिकेटर्स यूज करते हैं, तो लिखो एक लाइन जो हम लोग यहां पे यूज करेंगे। Indicators are weak organic acids. Indicators are weak organic acids or bases. Indicators are weak organic acids or bases which changes color या which shows different color, which shows different colors, which shows different colors in ionized and unionized form, in ionized and unionized form. क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, हम बोले इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अलग अलग कलर शो करते हैं। आयंस तो रहेगा तो उस पे अलग कलर होगा, और मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो वहां पर अलग कलर होगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट कैसे कैसे आयोनाइज होता है, कैसे नहीं होता, सिंपली आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आपको शो करेंगे। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो वो वाला चीज और अच्छा लगेगा आपको, अभी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो लोगों से कोई यूज है क्या, नहीं, इससे कोई यूज नहीं, ना आज यूज पड़ेगा ना कभी और यूज पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे पास फिनोल्फथैलीन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिनोल्फथैलीन का स्ट्रक्चर नाम सुना, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये सब गोल का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन बेंजीन होता है, यस, ये ऑक्सीजन में समझ, ठीक है। तो वहां पे जो है वो साइड में वो ऑक्सीजन, चलो तुम लोग ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर, ठीक है मेरे भाई। ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो ये फिनॉल कंपाउंड, इतना छुपा रहे हैं नीचे वाला फिनॉल, इसका नाम है कुछ फिनोल्फथैलीन। ये क्या नाम है मेरे भाई इसका, फिनोल्फथैलीन का बात कर, इसका बात कर रहे हैं, फिनोल्फथैलीन, ठीक है, फिनोल्फथैलीन। तो होता क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ऐसा सोचो ना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में भी आएगा। इस बॉन्ड को, ये वाला जो बॉन्ड है काला वाला हटा दो, इसको तोड़ना है, ठीक है। कैसे, तो ऑक्सीजन में माइनस रखना है, यहाँ पे प्लस, तोड़ दिए, माइंड में सोचते चलो, तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस है, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लाइन, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कैसा है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो यहाँ पे माइनस लाइन, यहाँ पे प्लस, अब माइनस प्लस मिला के बॉन्ड बना दे, सोचो तो, एक बना मत देना, सुनते लो, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है मेरे भाई, जैसे दे देगा तो डबल बॉन्ड हो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसी को बनाएंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको समझा रहे हैं कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो दिक्कत है, ऐसा नहीं कि बड़ा हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे। तो क्या होता है, ये वाला एक तो एच दे देता है, ये वाला क्या करता है, एक तो एच दे देता है, तो काहे दे देगा, बताइए सब। सर आप कहते हैं कभी समझ में आएगा, फिर कहते हैं नहीं भी समझ में आएगा, क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, इसको ऐसे है, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़, इसको एकदम बिल्कुल मत छुओ। इसका वाला यहाँ पे मेरे में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे माइनस के साथ बॉन्ड बनाया है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे क्या लाए थे, माइनस, यहाँ पे बॉन्ड बनाए थे, इस बॉन्ड को कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ऑक्सीजन क्या किया था, बैक बॉन्डिंग किया था, तो ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पे देगा, तो H प्लस को बाहर निकाल, समझ आया, ये एक एसिड होता है। तो फिनोल्फथैलीन क्या किया,
H प्लस। तो मेरे भाई ये अनायोनाइज है, ये क्या चीज है? आयोनाइज। दिखाई दिया? तो जैसे बेस लाइन है मेरे भाई, ये अपना वाला H प्लस निकाल के दे देगा। तो ये क्या है मेरे भाई? अनायोनाइज। ये क्या है? अनआयोनाइज। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? अनआयोनाइज। ये क्या है? आयोनाइज। तो हम सच बताएंगे कि इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है, ये कलर पिंक होता है। सुनते होंगे बचपन में कि फिनोल्फथालीन कलर पिंक कलर बदल देता है। आगे बात समझ गए? तो ये फिनोल्फथालीन का ऐसे होता है। तो हम आपको थोड़ा सा दिखाएं किस तरीके से होता है आयोनाइज, अनायोनाइज। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम नहीं कर रहे। अब जो बात करेंगे सब जनरलाइज करेंगे, इतना बड़ा बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो हम बताएंगे फिनोल्फथालीन को ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिखते HPH करके लिखते हैं। याद आया कुछ? क्योंकि ये एसिडिक इंडिकेटर होता है। कैसे लिख देते हैं शॉर्ट? H pH स्टैंड्स फॉर नहीं मेरे भाई, स्मॉल h है। फिनोल्फथालीन pH स्टैंड्स फॉर फिनोल्फथालीन। और H क्या बता रहा है? एसिडिक होता है। तो ये जब पानी में डालेंगे तो क्या देगा? H प्लस और pH माइनस। इसी तरीके से माय डियर मिथाइल और इनका नाम सुने हैं क्या? उसको MeOH लिखते हैं। ये बेसिक होता है। तो ये क्या देगा? OH माइनस। ये क्या देगा? ये सब इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, ये सब इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से होता है ऐसा। तो माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो एक दो एग्जांपल्स दिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंडिकेटर्स आपको देखने को मिले। नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जनरलाइज अगर करें, जनरलाइज करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर एसिडिक इंडिकेटर होगा तो कैसे लिखेंगे? HIN। IN का मतलब इंडिकेटर। ठीक है, ये एसिडिक इंडिकेटर। ये कैसा है? एसिडिक इंडिकेटर। यहां पे भी लिख देना HPH के नीचे। ये कैसा इंडिकेटर है? एसिडिक। वैसे पता चल रहा है H प्लस देना। ये क्या लिख देना? बेसिक इंडिकेटर। बेसिक वाला क्या देगा? OH। तो ये अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो H प्लस और N माइनस। तो तुम तो इक्विलिब्रियम वाला क्यों लिख रहे हो? तो हम अभी एक लाइन लिख पाएंगे, इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस। तो वीक वाला तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये एक एसिडिक इंडिकेटर है। और अगर बेसिक इंडिकेटर होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? INOH। ये कैसा इंडिकेटर है? बेसिक इंडिकेटर है। ये बेसिक इंडिकेटर है। बेसिक इंडिकेटर। तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा? IN प्लस और साथ में OH माइनस के साथ। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन, कुछ हम दिखलाए आपको। तो मेरे भाई ये सब का भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता होगा। जैसे एसिड्स का K लिखते थे, पानी के लिए KW लिख देते थे, वैसे इंडिकेटर्स के लिए भी तो K डिफाइन होगा इक्विलिब्रियम वाला, है ना? तो अब हम लोग उसी पर बात करेंगे किस तरीके से डिफाइन होगा, बहुत आसान तरीके से। तो हम लोग एसिडिक इंडिकेटर को लेकर के पढ़ाई करेंगे। तो अब हम लोग ये एक जनरल इंडिकेटर HIN, ठीक है, HIN। और ये कैसे डिसोसिएट होगा पानी में? H प्लस प्लस IN माइनस। माय डियर स्टूडेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जैसे एसिड होता था तो A लिख देते, बेस होता था तो B लिख देते, वाटर होता था तो W। तो अगर इंडिकेटर होगा तो KIN। कैसे लिखेंगे इसको? KIN को H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाय HIN। HIN ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय HIN। ठीक है, HIN इस तरीके से लिखेंगे। अब सुनो, इसको टाइट्रेशन में कैसे यूज किया जाता है, इस बात को जानेंगे। तो टाइट्रेशन में इसे देखो,
ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ड्यूरिंग टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के टाइम पे क्या होता है मेरे में, एक तो इस टाइप का apparatus होता है, आपको बताया भी नहीं बहुत पहले। और मेरे भाई क्या होता है इस टाइप का apparatus, ठीक है। आप लोग कुछ बायोलॉजी में, अच्छा आप लोग स्कूल टेंथ में नहीं जाते थे शायद, तो बायो में एक्सपेरिमेंट होता है, किशमिश को पानी में डाल देना मेरे भाई, तो उसका वेट बढ़ जाता है। ऐसा करे किए घर में भी कर सकते हैं, कराया गया तो मेरे भाई जैसे लैबोरेटरी में क्या होता है ना, ग्रुप्स होता है ना, 2-4 बच्चा का प्रैक्टिकल कराया जाता है, छूने भी जाने नहीं देता स्कूल वाला। हाँ तो थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। तो क्या हुआ याद आ गया, आपने 10 से बना रहे तो मुझे बायो का सर थे, तो मेरे भाई हुआ क्या, सब ग्रुप को मिला किशमिश, ठीक है, पानी में डालना है, सबको वेट करके वेट करके हमें पता चले कितना वेट बढ़ा पानी में, तो अब हम लोग वाला ग्रुप का बाद में वेट ही कम हो गया, सब ग्रुप का बढ़ आगे होगा, हम नहीं खाए, ठीक है। बड़ा हार्ड है, तो ऐसा apparatus लास्ट है। तो यहाँ पे मेरे इस टाइप से रहेगा, जिसमें हम लोग क्या डाल के रखे हैं, NaOH, यहाँ पे क्या डाल के रखे हैं, NaOH पूरा, आपको बताया भी कुछ वॉल्यूम डाल देते हैं, पानी स्केल बना रहता है, स्केल बना रहता है, तो यहाँ पर डाल दिए, और यहाँ पे मेरे पास भी HCl है, HCl है, और सिर्फ हमको कैसे पता चलेगा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, किसमें इंडिकेटर मिला देते हैं। अच्छा मेरे भाई कौन सा इंडिकेटर मिला है, बेसिक या एसिडिक, बेसिक मिला दे तो रिएक्ट कर जाएगा, इंडिकेटर ही तो एसिडिक का मिलाना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग एसिडिक इंडिकेटर मिला इंडिकेटर, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना। तो अब धीरे धीरे NaOH डालेंगे, तो पहले NaOH किससे रिएक्ट करेगा, HCl से, जैसे ही HCl से रिएक्शन हो जाएगा, फिर किससे रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर, क्योंकि ये भी एसिडिक नेचर रखता है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, और इंडिकेटर जैसे जैसे रिएक्ट करता है ना माय डियर स्टूडेंट, तो ये HIN का कलर अलग होता है, जैसे हम दिखाए थे फिनोल्फथलीन का, कि फिनोल्फथलीन आयोनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर था और अनआयोनाइज्ड में अलग था, कलरलेस और पिंक पूरा, तो इसका कोई कलर क्या होगा मेरे, दूसरा कलर होगा, जैसे कलर 1, और IN- जो बनता है उसका कलर क्या होगा, दूसरा होगा, कलर 2 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट जैसे जैसे HIN रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर रिएक्ट करेगा, तो ये आयोनाइज होना स्टार्ट करेगा, H+ इसका वाला निकलता चला जाएगा, और IN- धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मेरे भाई, तो क्या होगा, कलर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, एक पॉइंट के बाद ऐसा होगा कि ये वाला कलर हट करके ये वाला कलर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो हम समझ जाइए कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, तो तो बहुत देर तक रिएक्ट कर जाएगा, यही तब तक आप इक्विवेलेंस पॉइंट तो कब का पार हो गया, तुमको ऐसा लग रहा होगा, तो अभी चेक करिए डेटा के बेसिस पर कि सच में सही डेटा बताता है या बहुत ज्यादा एरर बताता है, तो पता चल जाएगा हमें कि इंडिकेटर सही काम कर रहा है, गड़बड़ काम कर रहा है, क्यों कलर बदलता है, क्यों नहीं बदलता है मेरे भाई। तो हम लोग मिला, सुनना मेरी बात को मेरे भाई, पहले से तो थोड़ा बहुत आयोनाइज होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा पहले से, तो इक्विलिब्रियम रीच किया हुआ है, अब हम कोई रिएक्शन अभी पहले से तो नहीं हो रहा, लेकिन हम बेस डालें, इसका वाला H+ क्या हो जाएगा, कंज्यूम होगा, इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, H+ कम हो जाएगा, तो ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, तो सिंस आफ्टर रिएक्शन ऑफ NaOH with HCl क्या हो जाएगा, NaOH किसके साथ में स्टार्ट कर देगा रिएक्शन, इंडिकेटर के साथ में,
NaOH will start reacting with इंडिकेटर के साथ। और बेस को क्या पसंद है? H प्लस पसंद। बेस को क्या पसंद है? H प्लस। तो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा? डिक्रीज होगा, है ना? तो QIN याद है रिएक्शन को ऐसे डिक्रीज कर जाएगा, तो जिस वजह से रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन किधर शिफ्ट करने लगेगा? रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जिसकी वजह से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आईएन माइनस भी तो बढ़ जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि आईएन माइनस किसी से रिएक्ट थोड़ी कर रहा है, तो आईएन माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। आईएन माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो मेरे भाई कलर पहले कौन सा था? 1। अब कौन दिखाई देगा? क्योंकि ये घटेगा ना, आगे बढ़ेगा तो हमको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो हम समझ जाइए क्या हो गया? वैलेंस पॉइंट होता है। तो हम लिख सकते हैं hence color 2 will appear। और हमें यही से इसीलिए इंडिकेट करता है। कैसे इंडिकेट करता है समझ आया? लेकिन हमको अब गारंटी क्या है कि उसी पॉइंट में चेंज करें? ये तो समझ में आएगा कि रंग बदलता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं पता चली कि बैलेंस पॉइंट में ही बदलेगा। अब इसका गारंटी लेना पड़ेगा, तो इसको एक डेटा के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सच में ये कलर चेंज करता है या नहीं करता? ठीक है, तो देखते हैं। सच में चेंज करेगा कि नहीं करेगा, इस बात को जानेंगे। तो ये इतना बात तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा केस होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसा ऐसा होगा, कलर बदल जाएगा। लेकिन अब हमको बस यही गारंटी का पता करना है कि उसी पॉइंट पे बदल। अगर बदल गया तो हम कहेंगे जो इंडिकेटर सेलेक्ट किए थे वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो चलो एक हम लोग एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करते पहले इंडिकेटर का हम लोग पीएच निकाल लेते हैं। इंडिकेटर है कैसे पीएच निकालते? एक और बात बता दें मेरे भाई, देखा क्या जाता है आईएन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर HIN मतलब आईएन माइनस धीरे धीरे बढ़ रहा है आईएन माइनस, तो आईएन माइनस डिवाइडेड बाय HIN अगर ये 10 इसका कॉन्सेंट्रेशन जो 10 यानी मतलब क्या हो गया मेरे, इसका 10 गुना हो गया आईएन माइनस। यही मतलब हुआ, या उससे भी ज्यादा। तो इतना में कौन ज्यादा हो गया? आईएन माइनस के HIN 10 गुना बेसी है, तो कौन सा कलर दिखाई देगा? आईएन माइनस। अभी कहां पता चला? आईएन माइनस डिस्टिंक्ट कलर किसका शो करेगा? 2 आएगा, मतलब आईएन माइनस डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आईएन माइनस विल। बोलो ऐसा ही होता होगा। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे 10 गुना होगा तभी आपको आईएन माइनस वाला दिखेगा, या 8 गुना हो जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन 10 गुना में सबका एकदम कंफर्म पता चल जाता है। समझ आया? और मेरे में अलग हो सकता है पहले कलर बदला होगा ना, पहले तो कलर 1 होगा, तो उस टाइम में HIN का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। तो अगर ये वाला वैल्यू 10 होगा ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका ज्यादा है, इसका मतलब HIN वाला कलर दिखाई देगा। डिस्टिंक्ट कलर ऑफ HIN विल। इसका मतलब हमको ये लाइन समझ में आ रहा है कि अगर IN माइनस ज्यादा है तो IN माइनस वाला कलर दिखाई देगा, और HIN ज्यादा है तो HIN वाला। कोई 5वां क्लास का बच्चा भी बता देगा आकर के मेरे को, नहीं लगता है? ठीक है,
तो अब सिंस अब देखना है कि इंडिकेटर का पीएच रेंज कितना लेना चाहिए, क्यों कलर बदल देना, मान लो कलर नहीं बदला मेरे भाई तो सब दिक्कत खत्म हो गया। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सिंस अभी हम लिखे थे किया है इक्वल टू h प्लस इनटू in माइनस डिवाइडेड बाय hin लिखे थे ना, यहां से h प्लस का कंसंट्रेशन निकालो तो क्या है KIN इनटू HIN डिवाइडेड बाय in माइनस, यही आ जाएगा। तो अब यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन मालूम चल गया हमें, तो क्या हम pH नहीं निकाल सकते हैं? निकालो तो मेरे भाई, क्या फॉर्मूला बनेगा? PKIN, हाँ ब्रैकेट में PHIN माइनस लॉग है, तो माइनस लॉग है, फिर वहां से माइनस, तो यहां से माइनस लॉग X प्लस क्या बनेगा pH माइनस लॉग KIN क्या बन जाएगा PKIN और माइनस लॉग HIN प्लस में लीजिएगा तो IN माइनस अपॉन HIN हो जाएगा, माइनस लगा दिए तो सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई, लॉग H प्लस लॉग KIN प्लस लॉग इतना होगा माइनस हर जगह पे, तो माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलेंगे pH माइनस लॉग KIN को क्या बोलेंगे? सर वीडियो चला गया, याद आएगा। तो माइनस लॉग H प्लस को pH माइनस लॉग KIN को PKIN और माइनस लॉग ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लस बनाना चाहते हैं, जिसको पलट देने वाला, तो pH इक्वल टू PKIN प्लस लॉग IN माइनस डिवाइडेड बाय HIN। आधा बस ये फॉर्मूला हम लोग को बन करके मिल गया। ठीक है, ये भी एक काम का फॉर्मूला है कि आप डिराइव भी कर सकते हो, हलवा चीज है, HIN पे तोड़ दो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसे बन करके मिले, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम चाहते हैं कि IN माइनस वाला कलर दिखे, तो इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, रेशियो 10 होना चाहिए, है ना। तो फॉर डिस्टिंक्ट कलर ऑफ IN माइनस 2 एम्पियर, हमको अगर IN माइनस का एम्पियर कराना है तो मिनिमम pH के यहाँ पे IN माइनस डिवाइडेड बाय HIN का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए मिनिमम में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मिनिमम 10 वैल्यू रखें, तो log 10 का वैल्यू कितना होगा 1, और इसका और ज्यादा रखेंगे तो वैल्यू और बड़ा होगा। इसका मतलब मिनिमम pH जो आएगा वो कितना है PKIN प्लस 1, है ना, और डिस्टिंक्ट कलर IN माइनस का एम्पियर में मिनिमम कितना रखना 10, तो 10 रखेंगे तो 1 आएगा, 10 से बेसी रखेंगे तो और बड़ा आएगा, आ जाएगा 10 मेरे भाई। फॉर डिस्टिंक्ट कलर of HIN 2 एम्पियर, for distinct color of HIN 2 एम्पियर। फिर हम चाहते हैं कि HIN वाला कलर PKIN माइनस, यस PKIN माइनस 1, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/10, है ना, यानी IN माइनस HIN 1/10 हो गया, तो 1/10 को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10 का पावर माइनस 10 का माइनस जैसे भी लगा दो, तो pH कितना आएगा इसके, इस पे चाहे लगा ऊपर वाले, और अच्छा है ज्यादा आसान है, ये 10 हो जाएगा HIN वाला के लिए, और 10 से बेसिस करेंगे तब भी यही वाला कलर दिखाई देगा, तो और कम हो जाएगा ना,
ना माइनस में, तो मेरे भाई इसका मतलब ये क्या होगा, लेस दैट, आ रहा है बस समझ। तो ये चीज दिखाई दिया, ये चीज दिखाई दिया। मतलब अगर आपको आई एन माइनस वाला एप्लाई करना है, क्योंकि के आई एन डेटा गिवन हो उसमें से 1 जोड़ देंगे, इसका मतलब आपको आई एन माइनस वाला दिखाई देगा, और एच आई एन वाला चाहिए तो पी के आई एन में से मिनिमम 1 घटाना पड़ेगा, उससे बेसिक घटाओगे तो अच्छा होगा, तो पक्का दिखाई देगा। क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से रीड करो, तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से रीड करो, जितना अभी तक पढ़ाया है इंडिकेटर्स, तो जब ये क्वेश्चन देंगे तो बनाना होगा। कोई लाइन पे कंफ्यूजन होगा तो आप पूछेंगे मेरे से, ठीक है? ठीक है, तो ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा लग रहा है आपको, गर्मी लग रहा है? ठीक है, अच्छा मैं उस बार टेम्परेचर कम करने के लिए बोलना चाहता हूँ। ठीक है, सब समझ आ गया मेरे भाई? क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो, a weak acid indicator changes color in a pH range of 4 to 6, pH range of 4 to 6, ठीक है, 4 से 6, 4 to 6. If 50% ionization of indicator takes place, then find the value of KIN मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर निकल जाएगा, बहुत आसान है। हाँ के आई एन, तो पहले आप पी के आई एन निकाले,
दो यूनिट का रेंज होता है pKin -1 pKin +1। तो अब हम बोल देंगे तो आंसर ही सीधा निकलेगा। दो यूनिट का रेंज है pKin -1 pKin प्लस ये रेंज -1 प्लस दिख रहा है 4 6 pKin -1 pKin प्लस क्या कर KIN निकालना है। ऑनलाइन में किसी का जवाब आ जाएगा तो बताइएगा। आप सही जा रहे हो लेकिन KIN का वैल्यू एंटीलॉग कितना है 10 का पावर माइनस लॉग आया होगा, आया है। तो सुनो ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एक बात तो पता चल रहा है ना, अगर ये pKin होगा मेरे भाई तो pKin -1 कहां पे होगा, इधर होगा ना स्केल में -1 और इधर चलेंगे तो pKin +1 होगा। आधा बस तो ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है और ये वाला वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू इसके बीच का होगा। आया बात समझ में, ये कितना होगा वैल्यू डायरेक्टली यहां से ज्ञान सकते और नहीं तो pH = pKin ऐसे सोचो। और थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो प्लस लॉग in माइनस अपॉन HIN है, बोलो यही ना फॉर्मूला है। और आपको लिखा गया है कि HIN कितना डिसोसिएट हुआ 50%, IN माइनस प्लस H प्लस। तो अगर इसका 1 मोल होता, अभी 0 होता तो 50 डिसोसिएट कर जाता तो कितना बन जाता ये पॉइंट, इसको तो 1 ही ना हो जाता मेरे भाई। वही तो बोल रहा है यार, तो बीच का pH कितना हो जाएगा 5, ये वैल्यू तो मालूम था और इसका वैल्यू कितना हो गया log 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मोल्स या मोलैरिटी क्या है सेम। यस, तो pH का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ऐसे बना लेंगे ना। तो 5 = pKin और इधर वाला log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो pKin का मतलब क्या होता है माइनस log KIN = 5। तो यहां से -5 आ जाएगा तो 10 का पावर -5। तो KIN कितना आ जाएगा मेरे पास 10 का पावर -5। क्या बात है, समझ आया? ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं, दोनों का रेशियो क्या होगा 1 हो जाएगा। 50 लिखा हुआ था परसेंट आयोडाइज, जितना भी दो तुम 2 मोल लेते 1 बन जाता है 1 हो जाता। ठीक है, तो ये कैसे मालूम किया, यहां से 5 मालूम कर लिए, 4 से 6 के बीच का था रेंज, और यहां से हमको ये मालूम चल गया अब ये वाला वैल्यू सीधा सीधा 1 हो गया। तो log 1 का वैल्यू 0, तो यहां से हम सीधा KIN का वैल्यू निकाल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वही चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वही वाला बनाएंगे, इधर 0 होगा, इधर क्या होगा लास्ट 14 होगा, 14 होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं पे pKin होगा ना, कोई भी एक वैल्यू होगा, 4 होगा 5 होगा 6 होगा कुछ भी होगा, ये तो वैल्यू। तो यहाँ पर
pKin -1 होगा, pKin -1 और इधर क्या होगा pKin प्लस। तो जनरली जो होगा ना pH रेट वो कितना यूनिट का होगा, ये 2 यूनिट का होगा। अब वो 2 कब लिए हम क्या एक लाइन बोले 10 गुना में तो चेंज हो ही जाएगा। कुछ ऐसे भी होते उससे थोड़ा पहले ही चेंज कर, उसका रेंज जरूरी नहीं कि 2 ही लिया है, जड़ भी होगा, लेकिन 2 का चेंज लेंगे तो चेंज हो ही जाता है बात समझ में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर pKin -1 से भी कम अगर pH हुआ तो कौन सा कलर शो करेगा, In माइनस का कि HIN का, HIN वाला शो करेगा, क्योंकि इसका मतलब HIN वाला ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसका मतलब इधर कौन सा कलर आएगा, HIN का कलर आया बात समझ में। यानी अगर pKin -1 से होगा तो क्या समझ में आ रहा है कि वो कलर HIN वाला शो करेगा। अब pKin +1 हो गया तो In -1 वाला कलर शो करेगा। आया बात समझ में। अभी तुमको और एग्जांपल से दिखाते, कुछ इंडिकेटर्स का नाम लिखिए, कुछ इंडिकेटर्स का नाम लिखिए जो तुम जानते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर इंडिकेटर्स का नाम और उसका रेंज लिखिए, उसका रेंज लिखिए, उसका रेंज कितना कितना, इधर इंडिकेटर्स लिखेंगे, इधर उसका रेंज लिखिए। तो जैसे तुम लोग नाम सुने होंगे फिनोल्फथैलीन का, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, तो उसका पीएच रेंज जो होता है ना वो 8.3 से 10 होता है। तुम कहोगे सर आप तो बोले 2 का चेंज होगा, हम क्या बोले कम भी हो सकता है, पहले ही चेंज कर दिया तो और अच्छा बात है, मतलब उसमें एरर कम आएगा जो पहले चेंज करें, जल्दी से चेंज करें, जिसपे ज्यादा होगा ना उसमें लेट से। तो सिर्फ फिनोल्फथैलीन का कम पीएच में यानी एसिडिक कंडीशन में कैसा कलर होता है, कलरलेस, और मेरे पास बेसिक कंडीशन में कैसा कलर होता है, पिंक, आयोनाइज हो जाएगा, H+ दे देगा तो पिंक हो जाता है, मिक्स्ड कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो पहचानना थोड़ा मुश्किल आपको दिखाएंगे, अभी डेटा दिखाएंगे तुम्हें मजा आ जाएगा देखकर, ठीक है। अभी थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, स्पेशल मिथाइल ऑरेंज, मेरा इसका जो पीएच रेंज होता है ये होता है 3.1 से 4.4 तक, इसको और ठीक है। तो इसका कलर जो होता है एसिडिक और येलो, ऐसा होता है माय स्टूडेंट्स, पिंक और येलो। एक और इसी टाइप का इंडिकेटर होता है मिथाइल रेड, मिथाइल रेड, उसका पीएच रेंज होता है माय डियर 6.3 तक, 4.2 से लेकर इसका ऑलमोस्ट 2 यूनिट, इसका कलर होता है रेड येलो, रेड से येलो। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट एक और आप नाम सुन लो, बहुत फेमस होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, बी से बेस, बी से ब्लू, बेसिक कंडीशन में कैसा कलर होता है, ब्लू होता है, 5.5 से 7.5, ये पूरा पूरा 2 यूनिट, इसका कलर होता है बेसिक कंडीशन में ब्लू, ठीक है, और एसिडिक में रेड। और भी बहुत सारा कोई इंडिकेटर रहेगा तो आपको डेटा गिवन रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी कैसे कैसे यूज करेंगे सब बताएगा, ठीक है। सबका भी डेटा का कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, सब आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल रहेगा, ठीक है ना, पीछे वाले कह रहे चिलम नहीं है, चिल रहेंगे तो चिलम एक्सपीरियंस है बंदा, तो चिलम माय डियर स्टूडेंट, अब एक हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, टाइट्रेशन के एग्जांपल के थ्रू ये सब काम कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl लेंगे,
100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl ले और क्या किया ना हम लोग इस पे 0.1 m वाला NaOH मिला दिए। तुम कहोगे कितना अभी मिला रहे हैं धीरे धीरे वो रखा है तो धीरे धीरे खोलेंगे तो आएगा समझ आएगा। HCl कहाँ पे रखा हुआ है फ्लास्क और वो जो ड्यूरेट होता है उस पे ये NaOH जब धीरे धीरे उसको डालेंगे तो वैसे उसका वॉल्यूम यूज हो। तो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाना पसंद यहाँ पे है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH added, volume of NaOH added, volume of NaOH added, ठीक है। यहाँ पे हम लोग pH लिखेंगे कितना pH आएगा और यहाँ पे लिखेंगे H प्लस या फिर OH माइनस H प्लस या OH माइनस रिमेनिंग H प्लस या OH माइनस रिमेनिंग ठीक है। तो वो कैसे लिखिएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स सिंस अभी NaOH हम मिला है 0 मिलीलीटर तो क्या लगा चल रहा है तो मेरे भाई HCl का कंसंट्रेशन कितना है तो है कुछ है ही नहीं है तो H प्लस कितना आएगा 0.1 पूरा एसिड है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड 0.1 m तो pH कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा pH कितना हो जाएगा इसका मतलब अभी NaOH नहीं मिला है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिए तो उसका pH कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हम क्या किए माय डियर स्टूडेंट्स हम उस पे कुछ NaOH मिला दिए कितना मिला दिए 90 मिलीलीटर तो इतना ज्यादा एक ही बात है मैं 90 मिलीलीटर मिला तो सिर्फ वॉल्यूम तो बढ़ गया होगा बढ़ेगा कि नहीं तो मेरे पास में मोल्स ऑफ H प्लस लिख रहा है ऐसे कुछ डॉट डॉट लगा एक पार्ट पर लगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस पहले कितना 0.1 into 100 10 मिलीमोल्स था सिंस हम कितना बेस मिलाए हैं 90 मिलीलीटर तो उसका मोल्स कितना OH माइनस आएगा बताओ तो 9 मिलीमोल्स आ जाएगा 9 मिलीमोल्स आएगा तो मेरे भाई 10 में से तो 9 क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज तो बचेगा कितना H प्लस रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1 मिलीमोल और वॉल्यूम कितना हो गया मेरा 100 प्लस 90 190 हो जाएगा 190 मिलीलीटर मिलीमोल्स अपॉन मिलीलीटर पोलैरिटी में आ जाएगा ये कितना है तो सॉल्व करो मेरा कितना 1/90 into 10 का पावर -1 अराउंड 1/20 बोल देते हैं तो 1/20 ठीक हो जाएगा मेरा भाई 1/2 into 10 का पावर माइनस तो कितना आ गया 5 into 10 का पावर -2 यानी 5 into 10 का पावर -3 सही बोल रहे ना 5.5 हो जाएगा 5.5 होगा आप जो कैलकुलेट भी करेंगे ठीक है कितना हो जाएगा ये देख लो कैलकुलेट करके 5.5 into 10 का पावर -3 है ठीक बोला ना ये सही है ना 1/90 95 का 95 हाँ 5.5 है तो 5.5 into 10 का पावर -3 आ गई तो pH निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5 minus log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.72 हो जाएगा थोड़ा सा बेसिक यस तो 3 minus 0.7 कितना होगा 2.3 क्या राउंड आएगा तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा माइनस करिए 2.28 2.3 ठीक है ज्यादा कैलकुलेशन 2.8 बोलना अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा लोग एग्जैक्ट नहीं रखें ठीक है क्लियर है ना अब क्या कर रहे हैं ना सिंस हम इतना पार्ट को मिटा देते हैं
अब तो लिख ही रही है वाला पार्ट, हम सीधा सीधा यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को लिखा है, ये और भी डेटा भी लिखा है, आप लोग अपनी कॉपी में रख के देखिए। तो यहाँ पर H प्लस रिमेनिंग जो आ गया, ये आ गया मेरे पास 5.5 into 10 का पावर -3 और pH आ गया इसका 2.3। अब ना, अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें 9 मिलीलीटर और ऐड 99 मिलीलीटर सर, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस तो वही रह जाएगा, कितना रह जाएगा मेरे पास 10 मिलीमोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितना रहेगा 9.9 आ जाएगा, 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो H प्लस रिमेनिंग कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो 0.1 अपॉन करीब करीब 200 मिलीलीटर ही हो गया, अराउंड 200 ही हो गया, तो ये 5 into 10 का पावर -4, यस सर, है ना, तो H प्लस रिमेनिंग कितना आ गया 5 into 10 का पावर -4, तो 4 minus log 5 का वैल्यू 3.3, 3. अब एक ध्यान देने लायक बात है, देखो हम 0 से 90 मिलीलीटर मिलाए, लेकिन pH में चेंज कितना था 1.3 का, लेकिन सोचो सिर्फ 9 मिलीलीटर और मिलाए मेरे भाई, अब pH कितना चेंज हो गया 1 का चेंज हो गया, अचानक से इतना बड़ा चेंज हुआ है 90 मिलीलीटर, इस हिसाब से तो 9 मिलीलीटर मिलाए तो एक चेंज हो गया, तो उसका तो 10 गुना मिलाए थे मेरे भाई, इसमें तो 10 यूनिट का चेंज आना चाहिए था, तो pH तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है, इसे कुछ दिख रहा भी है, तो क्या गेम चल रहा है, इसको मिटा दें फिर से इस डेटा को, ठीक है, अब यहाँ पे हम केवल लिख रहे हैं H प्लस रिमेनिंग, H प्लस रिमेनिंग, ये अराउंड वैल्यू कितना है 5 into 10 का पावर -4 और pH कितना आ गया 3. ठीक है, अब क्या किया है ना 2 मिलीलीटर और 101 मिलीलीटर, ठीक है, तो इस पर कौन बच जाएगा OH माइनस या H प्लस, OH माइनस बच जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास OH माइनस, तो देखो तो 0.1 मिलीमोल्स और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 और 101 200 क्या नाम, तो OH माइनस बचा है, समझ रहे हो, तो कितना बचेगा इसका वैल्यू 5 10 का पावर -4, 3.3, तो pH कितना आ जाएगा 10.7, भाई गजब का गेम, अब हमको समझाओ मेरे भाई तुम लोग कि कौन सा इंडिकेटर यूज करते तो मेरा काम हो जाता, उतना बस सारा बस, पहला वाला फेनॉल, फिनोल्फथालीन यूज करते थे, मिथाइल ऑलिन भी यूज कर भी सकते थे, चल जाता है, लेकिन जब वो 99 होता है, हाँ मिथाइल रेड भी यूज कर सकते हैं, तो किसी और सवाल में यूज ना हो सकता, क्या करें वो समझ में नहीं आता मेरे पास समझो अब चीजों को, हम और अगर हम डाल के रखे हुए हो हम 90 मिलीलीटर मिलाते जा रहे हैं मिलीलीटर तक मिलाते, तभी फिनोल्फथालीन का कलर के साथ तो कब बदलेगा यार 8.3 में बदलेगा, अभी भी कैसा कलर शो कर रहा है कलर, हम 9 मिलीलीटर और मिला दिए pH 3.3 कलर कलर, हम थोड़ा सा और मिलाएंगे कलर सीधे क्या हो गया चेंज हो जाएगा, इसी को तो कहते हैं इंडिकेटर का काम करना है, अगर गलत डेटा दे रहा है क्या एकदम सही से बताया 2 मिलीलीटर से क्या फर्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट तो न्यूट्रलाइजेशन ही पॉइंट है, 100 मिलीलीटर में न्यूट्रलाइज हो जाता है, H प्लस का मिलीमोल्स इक्वल टू OH माइनस, इसीलिए ये टर्म का फंक्शन क्या होता है इक्विवेलेंस के टाइम ही क्या कर देता है, ये कलर चेंज कर सकता है, थोड़ा सा मिथाइल और भी काम कर सकते थे लेकिन उतना अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा पहले से चेंज करना शुरुआत कर सकता था,
थोड़ा सा येलोइश रंग पकड़ने लगता है इसको। मिथाइल में काम कर 4.2 में, इसी के बीच में तो कलर चेंज कर 99 मिलीलीटर का बाद ही चेंज कर, तो रेड वाला भी काम कर रहा है, लिटमस पेपर भी काम कर रहा है। कैसे फंक्शन कर रहा है? गॉट इट? यस, इक्विवेलेंट पॉइंट जब होता है मेरे, सुनो, पहले एसिड था मेरे, बेस मिला है तो न्यूट्रलाइज हुआ, तो एसिड का पीएच कम होता है और बेस का पीएच, इसीलिए सडन जंप हो जाता है अचानक से, एसिड से सीधा बेस पे मूव कर जाता है। समझ आया क्या बोले? इसीलिए हमेशा ही ऐसा होगा, और हमेशा क्या होगा, ऐसा होगा तो कलर चेंज कर देगा इन लोग। तो दैट्स व्हाई इंडिकेटर का ये रोल है। तो क्या क्या बताया आपको इंडिकेटर के बारे में? गारंटी दिए थे कि चेंज करेगा कि नहीं, इक्विवेलेंस पॉइंट गारंटीड हो गया मेरे पास, चेंज करता है। क्यों? क्योंकि पीएच पे सडन जंप हो जाता है, अचानक से जंप करता है, दैट्स व्हाई ये चेंज कर जाता है। और इसीलिए हम लोग डेटा निकाल रहे होते वो बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। और 101 मिलीलीटर से ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो ये हमको समझ में आया कि कैसे यूज कराया जाता है, कैसे कोई कलर चेंज करता है। ठीक है, तो ये बात हुआ, लिख लो। लिखिए ये सर, ठीक है। तो आई होप इसका इंडिकेटर का पीएच रेंज आपको समझ में आ गया, इसका कलर चेंज करने का फिगर समझ में आ गया, इसका गारंटी समझ में आ गई, कलर बदलता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन हम लोग लिख लेते हैं आपसे, ये बहुत सारी बात की हम लोग। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कहां पे जाके बदल जाता है अचानक से, कुछ 3 पीएच के अराउंड बदल देता है, बोलो। तो एक लिखेंगे हम लोग, एक बड़ा छोटा सा हेडिंग कंक्लूजन। अब यहां से कंक्लूजन निकालेंगे इस डेटा के बेसिस पर। ठीक है, तो आपको चीजों को फील करना है, एकदम एक लाइंस आपको क्लियर होने चाहिए, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में कि इंडिकेटर कलर का है चेंज करना था। तो माय डियर स्टूडेंट, अब लिखेंगे कंक्लूजन। एक बार जो लोग ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं वो एक बार हमें जवाब दे कि क्या आप लोग को चीजें समझ में आ रही है। चलो, वेरी गुड। कंक्लूजन नंबर 1, जैसे 1 2 लिखने का जरूरत हमको तो नहीं लगता है, एक ही लाइन है कंक्लूजन जो अभी निकाले रहते हैं। तो देखो, तो जो पीएच होता है जहां पे सडन, एक लाइन लिखो कंक्लूजन, at equivalence point sudden jump in pH takes place, sudden jump in pH takes place। pH में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सडन जंप होता है, कहां पर, इक्विवेलेंस पॉइंट के पास। ठीक है, तो सिंस अब यहां पे हम लिखेंगे जो पीएच होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का है, जहां पे जंप होता है, जहां पे जंप होता है, कहां पे जंप होता है, तो अराउंड ये 3 के अराउंड पे जंप होता है। कब जंप होता है, अभी हुआ था ना 3.3 में हुआ था ना, तो बोल सकते हैं ऐसे आपको 3.3 लिखना चाहिए, अब 3 लिख देते हैं, तो मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा चेंज नहीं, तो थोड़ा सा फर्क भी तो पड़ेगा। तो मैं एक एप्रोक्सीमेट डेटा लिख रहे हैं, हाँ यार क्या कर रहे हैं हम, तो पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का अराउंड कहां पे चेंज कर रहे हैं, 3 के अराउंड। मेरे भाई अचानक से यहां से जंप हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता ना तो सोचो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर 3 में चेंज करता है मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस 14 - 3 में चेंज करता होगा 11 में। वही रिएक्शन को जब लिखे तो उसको उल्टा डायरेक्शन में सोचो, जैसे था 10.7 अराउंड कितना था मेरे, 11 था, याद हो गया, एक को याद रखना है,
स्ट्रॉन्ग एसिड का 3, तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बेस का कितना हो जाएगा 14 माइनस। ठीक है मेरे भाई वीक एसिड का अराउंड तो बदलेगा ना, वीक है तो थोड़ा उसका कम पीएच का, ज्यादा ना पीएच का 3 थोड़ी होगा, वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी है, उसका पीएच अराउंड कितना में बदलता है 5.5। लॉजिकल भी लग रहा है, उसका पीएच ज्यादा होगा, इसका मतलब वीक बेस का पीएच कितना होगा 8.5 एग्जाम होगा, आधा काम तो ऐसे ही हो गया, जिंदगी तो ऐसे ही आसान हो गई। चलो अब बात करेंगे हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पर डिस्कशन करेंगे, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, आपको ये डेटा के बेसिस पर तुरंत समझ में आएगा, तो बस यही हल हुआ चीज है सर, तो मजाक है केमिस्ट्री। टाइट्रेशन ऑफ तो तुम लोग खुद बना लेंगे, हम कम बोले तुम लोग ज्यादा बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स HCl और साथ में NaOH, तो यही वाला तो अभी किए थे सर आप, यस माय डियर स्टूडेंट्स यही किए। तो इसका एक ग्राफ बनाना है, एग्जाम में बहुत खुले तौर पे आता है, तो मेरे ये सब ग्राफ है रियल माइंड में डेटा के बेसिस पर बनाना। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है NaOH है, सिंस यहां पे हम कुछ लाइन पढ़ाएंगे, जैसे 1 pH 1 होगा, pH 3 होगा, pH 7 होगा, pH 10 11 लिख लो, pH 14, ऐसा कुछ डेटा है, ग्राफ में से रहता है ना, तो वो सबसे बताना चाहिए। जब NaOH 0 वॉल्यूम मिला है तो pH कितना था उसका, और जैसे जैसे NaOH मिला रहे थे pH कैसे बढ़ रहा था, और स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कहां तक जाता है 3 के बाद जंप हो जाता है, रियल माइंड में 3.3 में होता है, तो उतना 3.3 याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आसान है। तो क्या होगा धीरे धीरे NaOH मिला है तो pH क्या होगा, ऐसे इंक्रीज किया ना, कहां तक इंक्रीज 3 तक, क्लियर एकदम बिल्कुल। फिर एक थोड़ा सा NaOH मिलाए होंगे इसके बाद, तो अचानक से जंप करिए ना सीधा 10.7, लेकिन थोड़ा सा मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट लाइन क्या होगा वर्टिकल, यानी 2 मिलीलीटर मिलाने का मतलब थोड़ी कुछ पता चलेगा, और कहां पे रीच करेंगे 11 में, 11 तक पहुंच जाएगा ना, जैसे मतलब 14 माइनस कितना, ऑलमोस्ट ये लाइन क्या होगा वर्टिकल, और उल्टा वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड मिलीलीटर में नहीं जाता, हां मिलीलीटर में ही हल्का सा करेगा, ऑलमोस्ट क्या होगा उल्टा साइड बन जाता है, इधर झुकता है। अच्छा आओ फील द फीलिंग्स। अब क्या होगा, फिर जैसे जैसे NaOH डालते जाएंगे pH क्या होगा बढ़ेगा, ये कहां से शुरुआत हुआ 1 से, तो कहां तक जाएगा 13, कहां तक जाएगा मेरे NaOH मिला है ऐसा कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा ग्राफ समझ आए, तो ग्राफ बनाने सीख गए, समझ में आया, बहुत आसान है कि नहीं, क्योंकि ये 1 से शुरुआत हुआ, तो कहां तक जाएगा 14 माइनस 1 13, इतना मस्त मेरे हाँ कोरा में बोलो ना, उसमें सबसे कम पीएच सबसे ज्यादा पीएच माइनस में और 15.3 है, माइनस में रखा, हां उसको मेरे से मिलने बोल देना, उसका जो लास्ट में लिखा था रशियन साइंटिस्ट, तो यहाँ पे इंडियन का एग्जाम देना है, फालतू लिखेंगे, लिख देंगे दूसरा मेडिकल साइंटिस्ट। अब तुम लोग बना सकते हो ना, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, यहाँ पर हम लोग NaOH रखे हैं और उसमें हम लोग HCl मिला रहे हैं, धीरे धीरे HCl मिला, तो आपको कर्व बनाना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, और इधर pH स्केल है,
वही वाला बना लो डेटा बेस 1 3 7 11 14 ऐसा बना लो। अब दिमाग लगाओ। हो गया? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कहाँ पे होगा जब हम लोग पूरा पूरा बेस लेंगे मेरे भाई, तो उसका पीएच कितना होगा 13। उसका 1 था मेरे भाई, उसका कितना होगा 13 होगा कि नहीं? और वो कहाँ तक आएगा? देख 1 से 3 तक गया था, तो ये कितना तक गया 11 तक। कितना तक आएगा 11 तक। और उसके बाद फिर अचानक से चिन्ह हुआ, कहाँ तक आएगा 3 तक। अचानक थोड़ा सा बस मिलाएंगे और उसके बाद पीएच और तो क्या होगा, उसका मिरर इमेज बन गया है। यस बिल्कुल मिरर इमेज ही है उसका। तो ये डेटा अगर याद रहा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड नंबर है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड हम ले लिए CH3COOH, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ NaOH एड। इसका कुछ pH 3 से स्टार्ट होता है, पहुंचता कहां तक है 5.5। जैसे उसका 1 से स्टार्ट किए थे 3 तक ले गए थे, उसका कहां से स्टार्ट होता है वीक एसिड का 3 से अराउंड स्टार्ट होता है, कहां तक 5.5। तो याद होगा। हाँ तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, ये कुछ 3 है, ये कुछ 5.5, ये 5 का 7, उसके बाद 11 14। तो ये कहां से स्टार्ट होगा 3 से अराउंड। तुम 2 से भी स्टार्ट करोगे तो गलत नहीं होगा, ये बस समझ लेना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ अभी कौन सा है मेरे को कंटेनर में एसिड है, उसका कितना पीएच आएगा COH का आएगा। धीरे-धीरे बेस की लाइन में उसका पीएच क्या होगा बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा मेरे 5.5, कहां तक बढ़ेगा 5.5। फिर मेरे भाई इसका मतलब 5.5 में आने के बाद ये क्या हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। मतलब क्या बन गया, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यानी ये वीक वाला है, वीक वाला में अगर इक्वल इक्विवेलेंस पर दोनों का मोल्स बराबर हुए तो केवल कौन मिलेगा सॉल्ट मिलेगा। दरअसल हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से करा पाना। अब क्या हुआ, अब मिलाएंगे, अब सीधा पीएच क्या होगा बढ़ेगा। और कौन मिला रहे हैं NaOH। अब केवल ये तो खत्म ना हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, अब केवल कौन है NaOH। और NaOH थोड़ा सा मिलाएंगे तो पीएच क्या होगा अचानक से कहां तक जाएगा मेरा 11 तक, क्योंकि फिर वो 11 से तक जंप हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिला है। और फिर ये कहां तक जाएगा 13 तक, ऐसे ही गिरा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। तो अब ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो वीडियो बना रहे। अब यहाँ पे क्या करो वीक बेस करो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस ले लो NH4OH, ठीक है। कितना से स्टार्ट किए थे 3 से, तो 11 से अराउंड स्टार्ट हुआ, यानी वीक है ना, उसका पीएच
अराउंड कहां से स्टार्ट हो गई? 11 से। अब 12 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 से कोई दिक्कत नहीं। मैं अराउंड बना रहे, रफ ग्राफ कि आपको समझाने के लिए, इसका काम आपको समझाने की सुविधा के लिए बताया कि आपको एकदम आसान लगे, हलवा लगे केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे है भी। ठीक है, तो सिर्फ NH4 OH का पहले पीएच कितना होगा? 11 बेस है, तो बेस का पीएच धीरे धीरे एसिड मिलाना में घट रहा होगा। कहां तक आएगा ये? 8.5। फिर जैसे ही HCl मिलाएंगे अचानक से 3 में आके रुकेगा और फिर क्या होगा? ये 1 तक जैसे 1 तक अचानक से ऐसे एकदम आसान लग रहा होगा मेरे भाई। चौथा नंबर, अब ऐसा करते हैं इस दोनों को पलट, कितना ग्राफ बन गया? 4 बना के ना। पांचवा नंबर टाइट्रेशन ऑफ, अब यू नो वीक पहले रखते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक बेस। थोड़ा आराम से बना, इसे आसान है, बना लो। HCl और इससे हम लोग धीरे धीरे NH4 OH ऐड, यानी वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे NaOH ऐड होता था, वहां पे OH ऐड किया और यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, है ना? ऐसा बनेगा कुछ। उसके बाद मेरे भाई NH4 OH बनाने की वजह से, मिलाने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं आएगा। क्यों? वीक है तो धीरे धीरे डिसोशिएट करेगा। जब NH4 OH कम था ना, तो वो कैसा काम कर रहा था? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, जल्दी जल्दी चेंज कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा स्लो स्लो काम करेगा, समझ आए? तो ये थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड कर रहा है, हल्का सा। और कहां तक जाएगा? हल्का सा ये टिल्टेड होगा, हल्का, समझ आया? थोड़ा सा ऐसे। और फिर कहां तक जाएगा? 11। कहां तक जाएगा मेरे? 11 तक जाएगा। गॉट इट? ठीक है, बन गया सबका, किसका बन गया? चलो वेरी गुड, दो लोग का ये कोई चीज स्ट्रेट में बनाते हो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, थोड़ा हल्का ट्रीटेड हो, लॉजिकल है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस था, तो आप लोग इस बार स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड कर दो, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड कर दो। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। NaOH पे हम लोग CH3COOH मिलाएंगे, 6 नंबर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CH3COOH एडेड, ठीक है। यहाँ पे pH है, तो पहले NaOH था मेरा, ठीक है। तो कैसे बनेगा? पहले NaOH था, उसका pH अराउंड कितना होगा? 13। 13 से कहां तक आएगा? 11। फिर हल्का सा क्या होगा? टिल्टेड, हल्का सा टिल्टेड होगा और कहां तक रीच करेगा? 5.5 और फिर ये, ठीक है।
एक और लास्ट बनाएंगे हम लोग। तो ये सब किस बेसिस पर बन रहा है? डेटा। समझ आया? समझ कि कैसे बनाते हैं सर, बाद में भूल गए, डेटा लेके बन जाएगा सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ा रॉकेट साइंस चीज है। ठीक है, तो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का 7 वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो वीक एसिड में CH3 COOH, इसका बना लो। कैसे? दोनों स्लोली रिएक्ट और नहीं, हाँ थोड़ा सा प्रिंटेड रहेगा, हल्का सा। ठीक है, हल्का ही प्रिंटेड रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन पीएच में चेंज स्लोली होगा। दोनों वीक है मेरे पास। ये कौन सा केस होता था? वीक और वीक एक टाइम में सॉल्ट बन जाता था वीक वाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्टार्टिंग ही 3 से होगा। 5.5 7 8.5 11 14। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एसिड है तो एसिड का 3 से कहां तक जाएगा? 5 तक। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? स्लो थोड़ा फिर। ठीक है, तो ये सब है मेरे भाई। इसका उल्टा भी ले लेंगे तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है, आप एकदम अच्छे तरीके से बनाने के लिए सीख गए। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको टाइट्रेशन वाला पार्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, ये डेटा को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो सारा सवाल बन जाएगा। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन बना लेते हैं मेरे। कोई सा भी अगर बनाना हो कभी हो सकता तुमको दिखाएगा इसके आगे भी चला है इसका ग्राफ। डरना मत, क्या करना है, डेटा की लेना, उसका डेटा का वैल्यूज लेते जाना, प्लॉट। समझ आया? वो सब डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि आईआईटी में ना आता है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन। हाँ, फिर डराता है, डर बनाता है। होगा बनाएगा सब वो रोटेशन वाला क्वेश्चन सारा फाइंड कर दिया है। क्या चीज? रोटेशन का सारा क्वेश्चन फाइंड कर दिया है। रोटेशन वही ना, ओमेगा आर करते रहते हो तुम लोग। वही मानो स्लिपिंग प्लस रोलिंग प्लस स्लिपिंग, क्या क्या चलते रहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन केवल हो रहा है। सर टोटल दे दिया था और रटीटा नहीं दिया था, रटीटा निकालना था बस, और फिर क्वेश्चन बनना था। कोई नहीं, बस सीधे सही होता है। बस कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा कांसेप्ट लगाइए। बस आपको क्या करना है ना, एक बार अगर अच्छे से ध्यान से पढ़े तो आईआईटी के सवाल एकदम वो आपको डर बनाएगा। ये तो सवाल रखे हुए डर बनाने अभी देने जा रहे हैं, डर बनाएगा सर। रियल मायने में आसान है। उसका एक तो पार्ट कर भी लिया, तो वीक एसिड वाला करना था वो कर भी लिया एक बार। दरअसल वो एनएमएसटी का एक पैसेज का क्वेश्चन है, 4-5 सवाल है उसमें से एक तो दे भी दिया, आप बना भी लिया। पीकेआईएन वाला पीआईएन निकलवाई था जल्दी, बन भी गया। अब उसी में सेकंड पार्ट पे आ गया। उसी का अभी आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप नहीं रहते, स्ट्रेटेजिकली काम करो, सब बनेगा। तो सवाल है, यहां पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। यहां पे pH बनाया, pH बनाया, यहाँ पे 0 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर है, ये 0 है। अभी और लिखेंगे, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
pH 2, यहाँ पे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, ठीक है, 10 के बाद 12 है और 12 के बाद 14, ऐसा बना है, दो का डिफरेंस था, ठीक है। तो ठीक है, ये फाइनली दोनों एक ही लाइन को टच करेंगे, ठीक है। बनाते हैं ग्राफ, फिर ये इस टाइप से जा रहा है, ये ग्राफ जो है HP का है, ये कुछ ऐसा डार्क लाइन दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक कर्व नेचर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, 3 है, ये 5 इस टाइप से लाइन है। ये वाला जो कर्व है ये HA एसिड है, HA उसका कर्व बना हुआ है, इस टाइप से कर्व बना हुआ है, इस टाइप से कर्व्स बने हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये SS21 बेटा, ये ऐसा कर्व बना हुआ है, तो लिखिए इस पे a curve is plotted, a curve is plotted for acids HA and HP, for acids HA and HP, ब्रैकेट में लिखिएगा 5 millimoles each, ब्रैकेट में 5 millimoles each, 5 millimoles each is titrated against 0.1 m NaOH, 0.1 m NaOH, दोनों का जो कर्व नेचर है ना माइंड, ये एक ही तरह से 6, ये वाला 6 से 9, 6 मतलब आप एरो मार लिया, लाइन किसके साथ 6 से मैच कर, यहाँ पे ये 25 है, ये वाला लाइन और इसको डॉटेड दिख जाएगा, ऐसा नहीं मिला दो, ये 50 मिलीलीटर से 25 ml है और हाँ ये दोनों कर्व ये 6 में लेके कट करता है और ये वाला 5 में कट, मतलब ये कर्व का ऐसे है ना, एक फॉर ऐसे समझ आए, एक तो जो है यहाँ पे 6 पे जाता है तो सब कर्व चेंज हो जाता है और एक तो का 5 में चेंज होता है, उसे तय ध्यान रखिएगा। तो 50 और यहाँ पे जो है ये वाला 75 मिलीमीटर, हाँ बना लीजिए क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करना है आपको, फाइंड pKa of HA and HB, HA और बनाओ, ट्राई करो, बन जाएगा। HA और HB का आपको pKa निकालना है, एकदम आराम से पहले कर्व को निहारो थोड़ा देर, फिर बनेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं वो लोग भी हमें जवाब देंगे, आराम से पहले कर्व के बारे में थोड़ा सोचो, सवाल बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा निहाल लो, नहीं भी बनेगा सवाल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले एनालाइज करो कि पीएच कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है,
वो जो HA वाला ग्राफ 25 पे चल रहा है वो सर 6 पे है। HA का 6 पे चेंज हो रहा है। कर्व जो है ना, जैसे कनकेव अप कनकेव डाउन टाइप का नाम होता है। तो जो कर्व जो चेंज हुआ डाउन से अप की तरफ, वो HA के लिए 6 पे चेंज हो रहा है और HB के लिए 5 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर बना दें क्या उसको? ऐसा कर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बनाओ। मतलब अगर तुम देखो तो स्टार्टिंग में जो कर्व बना हुआ है ना 2 से 8 वाला के बीच वाला कुछ अराउंड, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। हमको ये बताओ कब कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है? कौन सा सॉल्यूशन? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ऐसा होता है कि पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है। अब दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग में जो बन रहा है कर्व, स्टार्टिंग वाला 8 के ऊपर में क्या हुआ, अचानक से सडन जंप हुआ। लेकिन सोचो जब 0 से 50 मिलीलीटर तक वाला बात है तो उस टाइम में पीएच में बहुत ज्यादा जंप नहीं आ रहा है। ये इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे, pK2 आ रहा है तो दोनों तो फिर इक्वल हो जाएगा, इक्वल बैलेंस। pK of HB pK of HB वाला कर्व जो है pH 5 में कट कर रहा है। pK और HB का लोग इक्वल बैलेंस और HA वाला कर्व 6 में कट कर रहा है। ठीक है, हाँ इंटीग्रल वैल्यू मतलब pK तो इंटीग्रल वैल्यू ही है, pK तो इंटीजर ही आएगा। दोनों का अलग है, हाँ दोनों का अलग अलग आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना हम हिंट किया आपको कि पीएच में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में चेंज दिया है, बफर है। अब पीएच में बहुत कम चेंजिंग कब होने लगा? सही बोल रहे हैं आप, बफर है इतना पता चल गया। तो पीएच में चेंजिंग सबसे कम कहां पे होता है, कौन से कंडीशन? यस, सॉल्ट और एसिड एक इक्वल हो जाए मेरे भाई। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस यहाँ पे अराउंडिंग में पीएच एकदम कांस्टेंट के जैसा हो गया है, हो जाएगा pK of HB 5। यस, अब निकलने लगा जवाब।
HA का 6 आ जाएगा और HB का 5. 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है ना माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ना कोई भी एसिड होगा तो अगर मान लो जैसे इसका का सॉल्ट बना होगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा मेरे पास तो एसिड ना पीएचडी का है एसिड तो HA होगा और NaOH के सॉल्ट साथ में क्या बनेगा Na तो जहां पे ये लाइन एकदम कांस्टेंट की तरह हो गया है मेरे भाई इसका मतलब वो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी में पहुंचा हुआ है। अरे बात समझ तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होता है A इक्वल टू तो पहले लिखो सिंस इन pH range 3 to 8 change in pH is very small change in pH is very small इस लाइन से हम एक लाइन कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बफर है क्या है ये बफर है समझ आया अब हम कह सकते हैं जब A इक्वल टू S होगा तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगा है ना मैक्सिमम और उस टाइम में pH का चेंज ना के बराबर हो जाएगा और pH इक्वल टू उस टाइम में क्या हो जाता है pKa तो इस कर्व से देखें तो कांस्टेंट बहुत अच्छा से डायग्राम रियल माइंड में हम नहीं बना पाए हैं ठीक है लेकिन ये विजुअल थोड़ा HB वाला ज्यादा अच्छा है HA वाला भी वैसे ही बनता है पर गड़बड़ हो गई तो बनाइए फिर गलती से तो मत बोलो ऐसे ठीक है अब बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ पर ऐसा है तो pH किसके बराबर हो जाएगा pK तो बस समझ में आ गया कि फॉर HB कहां पे चेंजिंग बहुत कम है pH इक्वल टू 5 पे HB लिखे तो pK कितना आ गया 5 तो K कितना आ गया HB का 10 to the power -5. यस तो कितना आ गया 10 का पावर -2 क्योंकि अभी निकाल के नहीं अगला प्रश्न मिलेगा तो यूज होगा इसका फॉर HA अगर बात करें तो pH कितना भी ऐसा है 6 पे तो pK कितना हो जाएगा 6 तो K और HA कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस ठीक है बात समझ में आया पहला पार्ट बुझाया चलो अब अगला पार्ट इसका सवाल हम खुद बनाने के लिए ले रहे हैं सब आपको सिखाने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आईआईटी नहीं है तो कैसे सोचना है दरअसल हम तुमको सोचने का टाइम दे रहे हैं ताकि तुम सोचो ताकि तुम निकाल पाना अगर हम तुमको डायरेक्टली बता देंगे ना तो फिर कांसेप्ट नहीं सीख पाओगे बिटा दे इसको टीचर अगर मिटाने के बाद पूछ ठीक है फाइंड अब क्या करना है मेरे भाई सिंस हम आपसे k का वैल्यू निकलवा लिया ठीक है हमको निकलवाना है मेरे भाई pH फाइंड pH एट इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा इक्विवेलेंट पॉइंट और ये वाला ठीक है इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड क्या करना है आपको pH इक्विवेलेंस पॉइंट भी निकालना है ठीक है फॉर HB के लिए आपको HA का भी निकालना पसंद करोगे HB के लिए फाइंड pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर क्या चीज 8 पे 50 है हाँ 50 मिलीलीटर है ठीक है और कुछ डेटा देने का जरूरत नहीं लग रहा है हमें इसका 0.1 एम लिखवा है NaOH के बारे में 0.1 एम NaOH बड़ा सवाल
नहीं इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे नहीं। ऑप्शन दे क्या सर 3 ऑप्शन है 8.75 8.85 9 हाँ देख लिया क्या देख लिया 8.85 ये ऑप्शन 8.75 नहीं होगा 85 होगा ऑप्शन सर 3 है 8.75 8.85 आंसर आंसर ठीक है एक ऑप्शन है 8.75 एक ऑप्शन है 8.85 एक ऑप्शन है 10 डी मान लेते हैं कैसे अप्रोच लेते हैं ये समझना ठीक है भी थोड़ा डिफिकल्ट नहीं समझ में आने वाला क्वेश्चन इसीलिए क्लास में करा दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से विजुअलाइज करें और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी आप सीखें तो माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर निकालना है तो NaOH का वॉल्यूम मालूम हो चुका है NaOH का वॉल्यूम आपको मालूम हो चुका है ना कितना मिलीलीटर 50 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर अच्छा इसका मोलैरिटी कितना है 0.1 तो इसका मोल्स कितना आएगा 5 आएगा और Hb का मोल्स कितना लिए थे क्वेश्चन 5 इसका मतलब मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH हो चुका है क्वेश्चन में पहचानो तो मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू मोल्स ऑफ Hb हो गया है कि नहीं यहाँ 5 इसका मतलब कौन से कैटेगरी में पहले जा रहा है एसिड का मोल और बेस का मोल इक्वल हो गया यस इसका मतलब कौन सा सॉल्ट बनेगा NaB और ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराना होगा देखो कैसे कैसे जनरलाइज कर रहे हैं भाई कांसेप्ट कैसे कैसे जनरलाइज हो रहा है सिंस हमको पता चले इक्विवेलेंस पॉइंट 50 मिलीलीटर का आया है उसका कंसंट्रेशन 0.1 m है ठीक है 0.1 m है तो ले लिए तो देखिए 5 आ गया और एसिड कितना लिए थे 5 दोनों का मोल्स बराबर हो गया इसका मतलब ये पक्का किस कैटेगरी में जा रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर पीएच निकालना है हमें तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच निकाल सकते हैं हम लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी मेरे भाई कंसंट्रेशन तुम्हें नोन है वो सब तो नोन है सर 50 मिलीलीटर 0.1 NaOH लेकिन हम HCl भी तो मिलाए होंगे HCl का वॉल्यूम तुम्हें कहाँ मालूम ये तो NaOH कितना मिलाए हर बात समझ में Hb कितना मिलाए थे कितना वॉल्यूम वो तो नहीं पता चल पा रहा है तो सोचो अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 है तो केवल कौन है Hb at वॉल्यूम NaOH equals to 0 तो टोटल कितना है Hb है सिर्फ तो Hb is present only और इसका pH कितना है उसके 3 है pH कितना है उसके इसका मतलब एक वीक एसिड का आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ मालूम है कि 10 का पावर 3 तो वो इसका फायदा क्या होगा मेरा फायदा होगा मेरे भाई Hb एक वीक एसिड था जब ऐसा वाला केस में अगर बात करें तो Hb केवल था और ये डिसोसिएट कैसे हो रहा है H+ और B- से तो Hb का कंसंट्रेशन लेट्स से C होगा तो ये डिसोसिएट क्या होगा X और X ये X का वैल्यू मालूम है कि नहीं इधर है भाई इक्वल टू X और ये K आप निकाले थे 10 का पावर तो लगा दे इसका यूज करें 10 का पावर -5 इक्वल टू x² बाय c माइनस x का वैल्यू 2 है c का वैल्यू निकालेंगे यहां से
तो 10 का पावर -5 into c करो, यानी x तो इग्नोर कर देंगे यहाँ से, इग्नोर ना करें। तो 10 का पावर कितना हो गया मेरे भाई, x स्क्वायर का वैल्यू लो अब देखो x का वैल्यू कितना प्रूव करेंगे, 10 का पावर -3 के स्क्वायर -6 c - 10 का पावर, इसको मल्टीप्लाई करो इधर, तो c into 10 का पावर कितना है, c into 10 का पावर -5 काट दो ना मेरे 10 का पावर -6 को, नंबर क्यों कैलकुलेशन, 10 का पावर -5 into 1 ये कितना बच जाएगा, 10 का पावर माइनस, तो c - 10 का पावर -3 इक्वल टू 0.1, क्या इसको लेने जाओगे, कंसीडर करो 10 का पावर -3 को, इग्नोर मार दे, 0.1 101 हो जाएगा, ठीक है 0.1। तो वो सही सर फायदा क्या हुआ, फिर कंसंट्रेशन नोन है और एसिड का मोल्स भी नोन है, नहीं नोन है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मालूम चाहिए, कितना मालूम चाहिए 0.1, अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम 0.1, तो सिर्फ मोल्स कितना था 5 मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5 by 0.1 मिलीलीटर टू मिलीमोल्स में पुट किया, तो वॉल्यूम कितना आ गया एसिड का 50, आया बात समझ में, इसका मतलब अब एसिड का 5 मिलीमोल्स का टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है 100, तो अब जो हो गया मेरा सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, कितना एसिड का कंसंट्रेशन होगा उसके इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कितना हो गया 5 मिलीमोल, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 मिलीलीटर 0.05, अब इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा लीजिएगा, हो जाएगा घर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कि नहीं, कर लीजिएगा, और इसका आंसर पीएच का वैल्यू 8.85 आता है, पीएच का वैल्यू पीओएच आया कुछ 5.15, तो आप उस पे माइनस करेंगे 14 से, क्योंकि ये कैसा सॉल्ट है बेसिक है ना, निकाल लीजिएगा पक्का, कुछ बचा ही नहीं सवाल, इतना मजेदार सवाल था मेरे भाई, नमस्ते ये किताब सबके पास है, जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, और फिर भी नहीं होगा तो ग्रुप पे भेजेगा, उसको फोटो किसी पे भेज देगा, ग्राफ वाला, ठीक है, और उसका और भी जो पार्ट्स है वो ट्राई करिएगा घर में, बहुत आसान हलवा जो आपको डिफिकल्ट था वो क्लास में करा देंगे, यही एक हमको लगा कि थोड़ा है मजेदार, स्टेज 1 बहुत इजी है, स्टेज 2 थोड़ा सा है, स्टेज